डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th NCERT मैथ, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने प्रश्न 1 दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये बताना है कि ये जो नीचे कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं या असत्य, और इनके कारण भी बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य है तो असत्य क्यों है। देखिए, पहला इसका नंबर है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि हम बात करें किसकी, √3 की, √5 की, √7 की और पाई हो गया। इस तरह ये जो होते हैं तो क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय ठीक इसी के अपोजिट होता है। परिमेय संख्याएं जो होती है तो इसी के अपोजिट, जिसे हम P/Q के रूप में जो है तो निरूपित कर सकते हैं। कुछ भी लिख लीजिए आप यहाँ, जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकें? निरूपित कर सकें। इस तरह से ETC ये सब क्या है? परिमेय है। और वास्तविक संख्या क्या होती है? इन दोनों को मिलाकर, मतलब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ये जो ग्रुप होता है, इसका जो समूह होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ प्रश्न क्या बोला था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय क्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो प्रत्येक अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय, प्रत्येक अपरिमेय जो है तो वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं का ही एक समूह है, इसी के अंतर्गत ये आती है। क्योंकि वास्तविक संख्या को मैंने क्या बोला कि परिमेय और अपरिमेय का जो है तो समूह है, और अपरिमेय संख्या देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आ रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह कथन जो है तो क्या है? सत्य है। क्या है यह कथन? सत्य है। तो यहाँ हम इसको सत्य लिख सकते हैं। और रीजन यही बता देंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है क्योंकि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसी का दूसरा नंबर है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। देखिए, ये बताना है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, थोड़ा संख्या रेखा के बारे में जान लेते हैं। जब संख्या रेखा की बात आती है, जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, ऐसे जो है तो चलता जाता है दाईं ओर। और ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं इसमें, जैसे -1, -2, -3 ऐसे। तो यहाँ क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। मतलब किसके रूप का होता है? √m के रूप का, जहाँ m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ये जो है तो यहाँ कहा गया है। तो हम बात करें, यहाँ संख्या रेखा तो मैं बना दिया। तो संख्या रेखा में देखिए जो है तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कि जो 1 से लेकर के और अनंत तक जाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक होती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो हमारी 1 से शुरू होगी, ना कि 0 से शुरू होगी, क्योंकि 0 अगर आ जाएगा तो अब तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। और यहाँ बोला क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो मान लीजिए यदि हम इसकी बात करते हैं 1 की, तो ये तो √m के रूप का होता है। इसकी बात करें तो ये √m के रूप का होता है, ये भी होता है, ये
सभी जो है तो अंडर रूट m के रूप का होते हैं। लेकिन यदि हम जीरो की बात करें तो जीरो भी अंडर रूट m के रूप का होगा, लेकिन ये यहाँ ये बताया है कि प्राकृत संख्या है, जबकि जीरो क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो इसलिए जीरो जो है तो जो यहाँ कह रहा है कथन, इसके अकॉर्डिंग जो है तो जीरो यहाँ अंडर रूट m के रूप का नहीं आएगा, मतलब इसके कहे अनुसार। यदि पूर्ण संख्या बोला होता तब ये भी हो जाता। और जैसे हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो ऋणात्मक संख्याओं का भी जो है तो स्क्वायर रूट नहीं होता है यहाँ। ऐसे हम इसकी बात करें अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 3 की, तो इनका भी जो है तो स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह कथन जो है तो क्या है, असत्य है, क्योंकि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं मतलब 1 से लेकर के इधर, तो इनका तो जो है तो अंडर रूट m के रूप के प्रत्येक बिंदु जो है तो होते हैं, लेकिन इधर के नहीं होते, जीरो से और बाईं ओर के मतलब ऋणात्मक संख्याएं जो होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे यह कथन जो है तो क्या है, असत्य है। और कारण आप यही बता देंगे कि कुछ संख्याएं जैसे कि अंडर रूट 0 और अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं तो अंडर रूट m के रूप की नहीं होती हैं। तो ये इसका जो है तो एक कारण हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ वास्तविक संख्या फिर से बोला गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या, अब देखिए बोल रहा वास्तविक संख्या, मैंने आपको बताया ना कि परिमेय और अपरिमेय का जो है तो समूह होता है। तो यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी कथन जो है तो क्या है, असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है तो परिमेय और अपरिमेय जो है तो दोनों होती है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि अपरिमेय होती है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। इसका कारण हम लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या जो है तो नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है तो परिमेय और अपरिमेय का जो है तो समूह होती है। मतलब वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो इसका एक तरह से ये कारण हो जाएगा। तो आई होप जो है तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए प्रश्न 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं तो उनके वर्गमूल क्या अपरिमेय ही होते हैं, और यदि नहीं होते तो हमको सिर्फ एक संख्या बताना है कि वह कौन सी ऐसी एक संख्या है जिसका वर्गमूल जो है तो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। देखिए हल करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न में जो है तो संख्या रेखा बनाया था, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे जो है तो चलता जाता है इधर। और तो यहाँ क्या बोला था, देखिए कि हमें यहाँ जैसे हम देखिए वर्गमूल ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, इसका भी ले रहे हैं, इसका भी ले रहे हैं, और 4 का ले रहे हैं, और भी ऐसे आएगा 5, 6, मान लीजिए 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, मान लीजिए संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो यहाँ यदि हम बात करें तो 4 की यदि हम बात करते हैं, किसकी, अंडर रूट 4 की, तो अंडर रूट 4 का यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल कितना होता है, ये 2। ये तो क्लियर है कि इसका वर्गमूल 2 ही होता है। ऐसे यदि हम अंडर रूट 9 की बात करें तो इसका भी वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अंडर रूट 16 की बात करें तो इसका वर्गमूल 4 होता है। तो इनके तो वर्गमूल क्लियर हैं, मतलब ये देखिए वर्गमूल अगर इनके लेते हैं तो एक हमको परिमेय संख्याएं जो है तो प्राप्त हो रही हैं। यहाँ 2 प्राप्त हुआ जो कि एक परिमेय संख्या है, 3 प्राप्त हुई ये भी परिमेय संख्या, और 4 प्राप्त हुई ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन इनके जो है जैसे यहाँ 1 का भी है, 1 का भी हो जाएगा, 1 का
वर्गमूल एक ही होता है। लेकिन जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ ऐसी वर्गमूल संख्या हैं जिनके जो है तो हमें वर्गमूल प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो हमें सिर्फ इसमें से जो है तो एक ही उदाहरण बताना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सभी जो है तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है तो अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दीजिए, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। धनात्मक की बात किया था तो मैंने धनात्मक जो है तो को उदाहरण में बताया है, नहीं होते। जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं, जैसे √2 हो गया, एक बताना था तो हम एक यहाँ लिख दिए, और भी यहाँ जो है तो संख्याएं हैं। तो इस तरह से जो है तो आपका ये प्रश्न। अब प्रश्न 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको देखिए, हल करते हैं। इस प्रश्न को यदि पटरी, चांदे और प्रकार की सहायता से बनाएं तो ये एक फिक्स जो है तो √5 का मान आएगा और उसको हम उसमें संख्या रेखा में निरूपित कर पाएंगे। बट यहाँ हम आपको जो है तो इसका लगभग मान जो है तो यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लेंगे, यहाँ O बिंदु लेंगे, यहाँ मान लीजिए हम 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई और ये 4 इकाई। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है तो आधार जो है तो 2 इकाई लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा आधार? 2 इकाई। तो यहाँ से ये हम 2 इकाई, क्योंकि ये 1 इकाई हो गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 इकाई। और यहाँ पर एक बिंदु हम A मान लेते हैं और यहीं जो है तो एक लंब खींच देते हैं। और ये जो लंब खींचे हैं इसमें जो है तो हमको 1 इकाई का चाप लेना है। तो यहाँ प्रकार रखेंगे और ठीक यहाँ से जो है तो मान लीजिए यहाँ 1 इकाई आ रहा, तो यहाँ हम इसको चाप ले लेंगे 1 इकाई के लगभग। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जो है तो मिला देंगे। इसको मान लीजिए हम B बिंदु मान लेंगे। अब यही जो त्रिज्या है, इसी त्रिज्या का यहाँ जो है तो हम बिंदु पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से एक सर्किल बनाएंगे। और ये सर्किल जो है तो मान लीजिए यहाँ जो है तो मिलता है और यहाँ एक बिंदु बना देंगे। यही जो है तो क्या दर्शाएगा, √5। इसको हम मान लीजिए P बिंदु मान लेते हैं। ये 3 है, 3 से थोड़ा पहले आया है, 3 से ये पहले आया है बिंदु। ये आप नोटबुक में बनाएंगे तो अच्छे से आएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आप एक संख्या रेखा बनाएंगे और उसमें जो है तो एक इकाई जो है तो उसको बांट लेंगे, ऐसे करीब 3-4 इकाई ले लेना है। फिर आपको आधार जो है तो 2 इकाई लेना है और लंब एक आपको खींचना है और लंब को जो है तो आपको 1 इकाई की माप लेकर जो है तो चाप लेना है। फिर O और B को मिला लेना है। फिर O पर प्रकार रखना है और O से एक सर्किल बनाना है जो कि 3 से ठीक पहले आएगा और वही जो है तो √5 कहलाएगा। इसको गणितीय व्यंजक में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, OAB में। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 अंश का समकोण त्रिभुज OAB में। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये आप सूत्र लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का लंब, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है कर्ण का लंब बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये इस तरह। तो देखिए कर्ण की अगर हम बात करें तो कर्ण कौन सी कहलाती है, जो समकोण के सामने भुजा होती है। समकोण है, इसके जस्ट सामने ये भुजा कर्ण है, वो भी जो सबसे बड़ी भुजा है।
तो OB का स्क्वायर कर देंगे। लंब ये है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है, ये OA का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ OB तो हमें ज्ञात नहीं है, तो OB को हम ठीक वैसे ही लिख लेंगे, OB स्क्वायर। AB ज्ञात है, यहाँ देखिए AB कितना है, 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर लिख लिए। OA कितना है, यहाँ 2 इकाई था OA, तो यहाँ 2 स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ से देखिए OB इसका वर्ग हटाएंगे, तो ये वर्ग जब उधर जाएगा तो से अंडर रूट इधर साइन लग जाएगा, तो 1 स्क्वायर और प्लस ये 2 स्क्वायर हो गया। तो OB बराबर हो जाएगा, देखिए 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 2 का 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो अंडर रूट 5 जो है तो आ जाएगा। यहाँ 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का 2 बार गुणा तो 4 आएगा। इस तरह से जो है तो आप अंडर रूट 5 जो है तो संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब प्रश्न 4 है वर्गमूल सर्पिल की रचना। इसमें आपको क्या करना है कि वर्गमूल की जो है तो आपको एक सर्पिलाकार मतलब एक वृत्ताकार जो है तो आकृति तैयार कर देनी है। तो इसमें देखिए इतना तो जो है तो आपके प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ 1 इकाई माना है, देखिए ये अंडर रूट 1 था, फिर ये 1 इकाई माना यहाँ जो है तो क्या किए, चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण लिए, और फिर जो है तो यहाँ 1 इकाई माने, इसको हम P1 दर्शाए और इसको मिला दिए। ये हमारा अंडर रूट 2 कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ चांदा रखेंगे और यहाँ 90 अंश का कोण लेंगे, तो यहाँ और 1 इकाई ये बनाएंगे और इसको मिला देंगे, तो अंडर रूट 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ आप चांदा रखेंगे, 90 अंश का कोण लेंगे, इसको भी आप 1 इकाई मानेंगे और इसको आप मिला देंगे, तो ये अंडर रूट आपका 4 बन जाएगा। फिर आप यहाँ जो है तो चांदा ऐसे रखेंगे, और चांदा रखने के बाद जो है यहाँ फिर आप 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे, और ये भी 90 अंश का आपका हो जाएगा, और इसको फिर आप ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका अंडर रूट 5 हो जाएगा। ऐसे फिर आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसे इसको करेंगे, और यहाँ मतलब 90 अंश का कोण लिए है, यहाँ रख के चांदे को, फिर से ऐसे बन जाएगा, और आप इसको मिला देंगे, अंडर रूट 6 बन जाएगा। इस तरह से जो है तो आपको ऐसे पूरा करते जाना है, और एक सर्पिलाकार मतलब ये जब तक पूरा वृत्त जैसा ना बन जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करते जाना है। सो आप वर्गमूल सर्पिल की रचना कर लेंगे। ये सभी जो है तो 1 इकाई है। तो ये क्वेश्चन जो है तो इजी है, एक तरह से इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको जो है तो ऐसे बढ़ा करके एक वृत्त बना सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। आई होप आप इसको कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और इसी प्रकार के और नए वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार के नए वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।